हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू SRP स्टोरी, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक मेल आईडी दी है जहां आप अपनी स्टोरी सबमिट कर सकते हैं एंड प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट फॉर सबमिटिंग योर स्टोरी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट स्टोरी। आज की जो पहली स्टोरी है वो ना किसी तांत्रिक से रिलेटेड है, ना किसी बाबा से रिलेटेड है, ना किसी झाड़ फूक से रिलेटेड है, पर ये स्टोरी हम में से कई लोगों के साथ हो सकती है। घर में तुम लोगों ने देखा होगा कि ना एक पावर हायरार्की चलती है। अभी भी अगर हम कहीं गांव में चले जाएं या फिर किसी रिमोट एरिया में चले जाएं तो हमें ये देखने के लिए मिलता है कि लड़कियों को साइलेंस कर दिया जाता है, लड़कियों की बात नहीं सुनी जाती है और उन्हें इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं। वेल, आज की स्टोरी में भी कुछ ऐसा ही हुआ, पर ये स्टोरी सिर्फ बात ना सुनने तक नहीं रुकती है। इसमें आखिर में एक बहन अपनी ही बहन को खो देगी। एक ऐसी बहन जो कि अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, अपने पति से बहुत प्यार करती थी, अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी, जिसके लाइफ में गोल्स थे, जिसके लाइफ में एम्बिशंस थे, पर एट द एंड एक मर्द की वजह से, एक आदमी की वजह से उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मैं शिमला में पैदा हुई थी। मेरे पापा एक बिजनेसमैन है और भगवान की कृपा से हम फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हैं। मेरी बड़ी बहन निहारिका गढ़वाल के एक मेडिकल यूनिवर्सिटी से MBBS कर रही थी। उसको बहुत सारे रिश्ते आने शुरू हो गए थे, क्योंकि वो पढ़ाई में ही नहीं लेकिन दिखने में भी काफ़ी सुंदर थी। मेरे पापा ने काफ़ी रिश्ते मना कर दिए, लेकिन एक लड़का पापा को काफ़ी पसंद आया। उसका नाम था जयदेव, और वो भी एक बिजनेसमैन का लड़का था जो कि धर्मशाला में रहता था और इंग्लैंड से अपनी मास्टर्स पूरी कर रहा था। मेरे पापा और जयदेव की फैमिली ने डेट फिक्स कराई और मेरी बहन भी उससे मिलने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। वो दोनों एक दूसरे से मिले और शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही टाइम बाद उन दोनों की शादी हो गई और शादी के 1 साल के अंदर ही उन्हें एक लड़की पैदा हुई, हनी। और इन सब की वजह से मेरी बहन का करियर काफ़ी अफेक्ट हुआ। वो पढ़ाई के साथ साथ अपनी बेटी का ध्यान भी रखती थी, लेकिन मेरी बहन की सासू माँ को मेरी बहन का कॉलेज जाना पसंद नहीं था। मेरी बहन अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत पैशनेट थी और आगे मास्टर्स भी करना चाहती थी, लेकिन उसकी सासू माँ चाहती थी कि वो बस घर पे रहे। उसके इन-लॉज और हस्बैंड ने उसे दूसरा बच्चा करने के लिए फोर्स किया, क्योंकि वो सब एक लड़का चाहते थे। अपनी मास्टर्स करने के बाद जयदेव को जॉब नहीं मिली तो वो अपने पापा का बिजनेस संभालने लग गया, जिसकी वजह से उनके बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगे। पहले पहले तो वो बस बहस किया करते थे, लेकिन बाद में ये बहस फिजिकल वायलेंस में कन्वर्ट हो गई। जयदेव मेरी बहन और उसकी बेटी को काफ़ी मारता था और मेरी बहन इन सब चीज़ों की वजह से डिप्रेशन में चली गई। उसने अपनी पढ़ाई वगैरह सब छोड़ दिया और शादी के 3 साल बाद दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, फोर्सफुली। पर दूसरी बार उन्हें एक लड़का पैदा हुआ जिनका नाम उन्होंने रखा आशु। मेरी बहन सोचने लगी कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद अब उसके ससुराल वाले उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मम्मी के बर्थडे के दिन मेरी बहन और उसका हस्बैंड मेरी मम्मी को विश करने आए थे, पर रात को जयदेव आशु को लेकर कहीं गायब हो गया और अगले हफ्ते उसने डाइवोर्स पेपर मेरी बहन के पास भिजवा दिए। मेरी बहन ये सब कुछ देखकर काफ़ी उदास हो गई और उसका डिप्रेशन अब काफ़ी बढ़ गया। इधर मेरी मम्मी मेरी बहन की बेटी की देखभाल कर रही थी, क्योंकि मेरी बहन का बिस्तर से उठना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। मेरे पापा ने जयदेव के अगेंस्ट FIR करवाई, जिसके बाद मेरी बहन का हस्बैंड वापस आया उसके पास और रोने लगा। कहा कि प्लीज़ ये कंप्लेंट वापस ले लो, और उसने ये वादा किया कि ऐसा काम वो कभी नहीं करेगा। उसने मेरी बहन से भी माफ़ी मांगी और मेरी बहन और अपनी बेटी को साथ लेके चले गया। सब कुछ वापस से नॉर्मल होने लगा था। मेरी बहन अब काफ़ी खुश रहती थी। उसने अपने मास्टर्स की तैयारी शुरू कर दी थी और उसकी सासू माँ अब अपनी पोती का ध्यान रखने लगी। इनफैक्ट मेरी बहन और उसका हस्बैंड घूमने के लिए शिरडी भी गए थे। सब कुछ देखने में एकदम सही लग रहा था, लेकिन फिर एक दिन मेरे जीजू जयदेव, उन्होंने मम्मी को कॉल किया और ये कहा कि मेरी बहन सीढ़ी से गिर गई है, जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए। मेरे पेरेंट्स हॉस्पिटल भागे और उन्होंने ये देखा कि मेरी बहन को तो काफ़ी गहरी चोट आई है और वो अब
आदि पैरालाइज्ड है। मेरे पेरेंट्स ये खबर सुन के बहुत ज़्यादा शॉक थे। उस टाइम मार्च का महीना चल रहा था और मेरी उसी दौरान 12th के बोर्ड्स ख़त्म हुए थे। तो मैंने मम्मी से कहा कि आप लोग घर जाओ, मैं बहन का यहाँ पे ध्यान रख लूँगी। अब मैं अपने आधे से ज़्यादा दिन अपनी बहन के साथ ही बिताती थी कि धीरे धीरे उसके हस्बैंड ने उससे मिलना आना बंद कर दिया था। मेरी बहन के बच्चे घर में बहुत रोया करते थे। तो एक दिन मैं अपनी बहन की बेटी के स्कूल गई और उसको उसकी मम्मी से मिलाने के लिए हॉस्पिटल ले आई। लेकिन जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चली तो वो मेरे पे चिल्लाने लगा, वो भी सबके सामने। और उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी बहन को तुम अपने पास ही रखो, अब उसे घर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत शॉक थी। इतने साल से वो बस ये सब कुछ प्रिटेंड कर रहा था। मैंने अपनी बहन की तरफ देखा तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, जिससे हमें एक सिग्नल मिला कि वो हमें सुन सकती है। मेरे पेरेंट्स ने लाचारी में दोबारा उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी और इस बार उन्होंने कंप्लेंट वापस नहीं ली। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी बहन के साथ ही रहती थी, उसका ध्यान रखती थी एंड स्लोली वो ठीक होने लगी। 4 महीने बाद वो डिस्चार्ज हुई। उसके पैर पैरालाइज थे पर उसके अपर बॉडी अब काम करने लगी थी। वो हमारे साथ घर वापस आई और उसने वापस अपने मास्टर्स की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इस बार घर आने पर वो काफ़ी शांत थी। उसने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि उसे वापस जाना है या अपने बेटे आशु से मिलना है। वो बस पढ़ाई किया करती थी। हमने उसे कभी बात करते हुए भी नहीं सुना। एक दिन उसका हस्बैंड हमारे घर आया अपने बेटे के साथ मेरी बहन से मिलने। आशु 18 महीने का हो चुका था, लेकिन वो अपनी माँ को नहीं पहचानता था। ये सब कुछ मेरे लिए देखना काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। ऐसा लग रहा था कि मेरी बहन अब और ज़्यादा नहीं सह सकती, इसलिए वो चुप ही रही। उसने अपने बेटे को गोद में लिया, उसके लिए गाना गुनगुनाया और उसने आशु को काफ़ी देर तक गले लगा के रखा। एंड आई थिंक अब इस पॉइंट पर आशु को भी समझ आ गया था कि हाँ, ये ही मेरी माँ है। उसके हस्बैंड ने उसके सामने सर झुका के उससे वापस आने के लिए कहा। वो रोया, लेकिन इस बार हम श्योर थे कि हम उसे वापस नहीं जाने देंगे। बट दैट व्हाट वाज वी वांटेड। शॉकिंगली मेरी बहन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई और बिना किसी पैकिंग के उसने जो भी पहना था उसी में वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई। क्योंकि मैं हमेशा उसके साथ रहती थी तो मुझे पता था कि वो काफ़ी बुरे वक्त से गुजर रही है। जाने से पहले उसने मेरे कान में कुछ कहा, रवीना, मैं अपने बच्चों के फ्यूचर के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। उनको माँ की ज़रूरत है। मुझे मेरी ड्यूटीज़ पूरी करनी ही होंगी। मैं नहीं चाहती कि वो बड़े होकर मेरी तरह बने। और ये सब मुझसे कहकर वो बड़े आराम से बिना पीछे मुड़े चली गई। उसने माँ पापा को जाने से पहले हक भी नहीं करा और ना ही बाय बोला। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अब वो हमेशा के लिए जा रही है और ये उसके कुछ आखिरी स्टेप्स थे हमारे घर में। मुझे अंदर ही अंदर उसे जाने से रोकने का मन कर रहा था। मुझे उसे एक और बार हक करना था, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं उससे रोज वीडियो कॉल किया करती थी और वो मुझसे अपने दिन के बारे में बात किया करती थी। वो अब एक फुल टाइम हाउसवाइफ बन चुकी थी जो अपने इन लॉस के लिए बस एक कठपुतली थी। मैं अपनी बहन को खो चुकी थी। मेरी चेयरफुल बिंदास बहन वो अब गायब थी। उसकी अब कोई लाइफ में गोल्स नहीं थे, कुछ एम्स नहीं थे और अब वो अंदर से पूरी टूट चुकी थी। कुछ महीने बाद हर रोज की तरह हम लोग डिनर कर रहे थे कि अचानक उसके हस्बैंड का मेरे पापा को कॉल आया और उसने मेरे पापा से कहा कि अब आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। मेरे पापा चेयर से नीचे गिर गए। मेरी मम्मी ने पापा को संभाला और पता नहीं क्यों मुझे अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई, जैसे कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही पता था। मैंने हमारे ड्राइवर को बुलाया और हम तीनों धर्मशाला के लिए चले गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे मेरी मम्मी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने जाकर सीधा मेरी बहन को पकड़ के रोना शुरू कर दिया। मेरे पापा एक कोने में शांत बैठे थे। मैं अपनी बहन के कमरे में गई जहाँ उसकी बेटी हनी अकेले बैठी थी और वो अपने छोटे भाई आशु का सोते हुए ध्यान रख रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा वो मुझे हक करके रोने लग गई और अब उसका छोटा भाई भी नींद से उठ गया था और वो भी रोने लगा। मैं उन्हें उनकी माँ के पास वापस ले गई। आशु ने अपनी मम्मी की डेड बॉडी को हक किया और हनी अब दीदी के बगल में जाके लेट गई थी।
सच बताऊं तो ये सब कुछ देखना मेरे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स के हिसाब से उसके दिमाग में ब्लड क्लॉटिंग की वजह से मौत हुई थी। फ्यूनरल के बाद पापा और उसका हस्बैंड घर वापस आए। मेरी मम्मी और उसकी मदर इन लॉ उसका बचा हुआ सामान साफ कर रही थी जलाने के लिए। मुझे काफ़ी स्ट्रांग फीलिंग आ रही थी कि मेरी बहन मेरे आसपास ही है। मैंने चुपके से उसके कुछ कपड़े अपने बैग में छुपा दिए। रात को जब मैं उसके कमरे में उसके बच्चों के साथ सो रही थी तो अचानक मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि मेरी बहन अपनी बेटी के बगल में ही बैठी है। एक पल के लिए मैं ये भूल गई थी कि अब वो हमारे साथ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा, अरे दीदी आप सोए नहीं, आ जाओ यहीं सो जाओ। तो मेरी बहन ने मेरी तरफ देखा और बिना कुछ कहे मुझे देखकर स्माइल करने लगी। अचानक मैं उठी और मुझे पता चला कि मैं सपना देख रही थी। मैं किचन की तरफ पानी पीने के लिए गई तो मैंने अचानक से फिर से देखा कि मेरी बहन खिड़की के पास खड़ी है और रो रही है। मैंने आंख एकदम से बंद कर ली और मुझे मेरी बहन की मौजूदगी का एहसास और भी ज्यादा स्ट्रांगली होने लगा। मुझे ऐसा लगा कि उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा है। उसने मुझसे बैठने को कहा, डरना मत। मैं अंदर से तो काफी डरी हुई थी क्योंकि मैंने पहले कहीं कहानियां सुनी हैं आत्माओं के बारे में और कैसे बुरी आत्मा भी हमारे करीबी लोगों का रूप लेकर हमारे पास आती हैं। लेकिन फिर भी मैं फ्रिज के पास जाके बैठ गई। मेरी बहन की आत्मा अब मेरे सामने बैठ गई और उसने मुझे सब कुछ बताया जो कि हम में से किसी को भी नहीं पता था। मेरी बहन की आत्मा ने मुझसे ये कहा कि मेरी बहन को यह पता चल चुका था कि उसके हस्बैंड की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो हमेशा से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार के प्रेशर और दहेज के चक्कर में उसने मुझसे शादी कर ली थी। वो अभी भी उससे कांटेक्ट में था और उसने लड़का पैदा करने के लिए मुझ पर फिजिकली फोर्स करा था ताकि बेटा पैदा होने के बाद वो मुझे डाइवोर्स दे दे। वो कभी भी एक बेटी नहीं चाहता था और कुछ साल बाद उसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपने परिवार वालों को बताया तो वो लोग भी डाइवोर्स के लिए मान गए और उन्होंने भी उससे अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने की परमिशन दे दी। जब मेरी बहन को ये सब पता लगा तो उसके हस्बैंड और उसके बीच में काफी लड़ाइयाँ होने लगी और मेरी बहन ने तो एक बार उसको अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथों पकड़ भी लिया था। लेकिन मेरी बहन चाहती थी कि वो पर्सनली आके उससे बात करे, पर वापस आने पर भी उसने ऐसा कभी नहीं करा। वो हमेशा उसे सिग्नल देता रहा कि वो उसे एक दिन छोड़ देगा। लेकिन मेरी बहन ने अपने हस्बैंड को इसलिए नहीं छोड़ा क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगी थी और वो उसके बिना अब नहीं रह सकती थी। वो अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती थी। एक दिन जब मेरी बहन अपनी बेटी को स्कूल लेके जा रही थी तो उसने अपने हस्बैंड को और उसकी गर्लफ्रेंड को उनके बेडरूम में पकड़ लिया। तो गुस्से में आकर मेरी बहन ने उसकी गर्लफ्रेंड को मारा, जिसकी वजह से उसके हस्बैंड ने उसके बाल पकड़े और उसे पकड़ के सीढ़ी से नीचे धक्का दे दिया, जिसके बाद मेरी बहन की आंख सीधा बेड में खुली। वो अंदर से मर चुकी थी, बस सांसें ले रही थी। मेरी बहन अपनी बेटी के लिए जीना चाहती थी ताकि वो बड़े होके इंडिपेंडेंट बन सके और उसकी तरह ना बने। उसका लड़का तो उसे पहचानता भी नहीं था। वो ज्यादातर समय अपने दादी, दादा और पापा के साथ ही बिताता था। तो जब वो मेरी बहन को माँ करके पुकारने लगा तो इस बात से उसके ससुराल वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने मेरी बहन की जान ले ली। वो मेरी बहन को बाथरूम तक ले गए और उन्होंने मेरी बहन का सर दीवार में तब तक मारा जब तक वो बेहोश नहीं हो गई और मर नहीं गई। मैं ये सब कुछ सुन रही थी, रो रही थी, पर तभी अचानक मेरी आंख खुली और मैंने खुद को दोबारा बिस्तर पे पाया। मैंने एक और बार सपना देखा था, पर ये सब कुछ बहुत रियल था। मैंने अपने पेरेंट्स को सब बातें बताई कि कैसे मेरी बहन ने मुझे अपनी डेथ के बारे में बताया और उनके कातिल कौन है, उन्होंने उसे कैसे मारा है, ये भी बताया। तो मेरे पेरेंट्स ने उनके अगेंस्ट एक और फाइल कंप्लेंट करी। हमारे पास ज़्यादा एविडेंस नहीं थे, लेकिन हमारे पास उसकी इंजरीज की पिक्चर्स थी और कोर्ट केस लड़ने के बाद हमें दोनों बच्चों की कस्टडी मिल गई थी। इस बात को 25 साल हो चुके हैं जब हमने मेरी बहन को खो दिया। हनी आज 28 साल की है और एक डॉक्टर है। आशु 26 साल का है और मेरे पापा का बिजनेस संभाल रहा है। मैंने शादी नहीं की क्योंकि मुझे मेरी बहन का सपना पूरा करना था, उसकी बेटी को इंडिपेंडेंट बनाने का। बट आई स्टिल मिस माई सिस्टर अ लॉट।
वैसे तो नॉर्मली मैं हर एक वीडियो में 2 स्टोरी सुनाने का ट्राई करता हूँ, पर आज पहली बार मेरे चैनल पे एक कोलैब है। वो भी कोई ऐसा वैसा कोलैब नहीं है, दिस इज अल्फा की। मैं अक्षित को बहुत ही लंबे टाइम से जानता हूँ, 3 साल पहले से, और हम दोनों ने साथ साथ में ही यूट्यूब की शुरुआत करी थी। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव हिम ओवर हियर एंड आई होप दैट यू विल लाइक द सेकंड स्टोरी आल्सो। हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है तुम सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। सो फाइनली वो दिन आ गया है। मतलब हम इस कोलैब के बारे में बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे एंड फाइनली हियर वी आर। सो सबसे पहले थैंक यू सो मच SRP फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म और लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, सो हम सबकी लाइफ में कुछ ऐसे मूवमेंट्स होते हैं जिनको हमने बहुत टाइम से प्लान करा होता है। लाइक हम महीनों से सालों से उसके बारे में सोच रहे होते हैं कि अगर हमारी लाइफ में ऐसा होगा तो हम ये करेंगे, अगर वैसा होगा तो हम वो करेंगे। और जब फाइनली वो होने लगता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि हम इतने सालों से इसी के लिए तो प्लान कर रहे थे। बट व्हाट इफ़ वो मोमेंट्स जिनके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे वो हमारी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग मोमेंट्स बन जाए। वो मोमेंट्स जिन्हें हम कभी भुलाना ही ना चाहते हो, वो ऐसे मोमेंट्स बन जाए जिनको हम चाहकर भी भुला ना सके। वो पल जो हमें सपने के बराबर लगते थे आज वो हमारे लिए नाइटमेयर बन गए हो। ऐसे ही कुछ हुआ था रिया के अंकल के साथ। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच रिया फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस। रिया के अंकल जिनका नाम आकाश था, आकाश की अभी नई नई एंगेजमेंट हुई थी आदित्य के साथ। आकाश और आदित्य काफ़ी टाइम से रिलेशनशिप में थे एंड फाइनली वो डिसाइड करते हैं कि अब हमें मैरिज कर लेनी चाहिए। तो आकाश और आदित्य की अभी बस 2-4 दिन पहले एंगेजमेंट हुई होती है। आदित्य असम से बिलोंग करती है एंड आकाश मणिपुर से। और ये काफ़ी टाइम पुरानी बात है। ये तब की बात है जब मणिपुर में बहुत ज़्यादा दंगे फसाद होते थे। कुछ ट्राइबल लोग थे जिनके बीच में बहुत नोक झोंक होती रहती थी, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत मतलब जो माहौल था वो बहुत ख़राब था। माहौल इतना ज़्यादा ख़राब था कि वहाँ पर कर्फ्यू भी लगता था तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। जब वहाँ पे दंगे होते थे तब कारें जला दी जाती थी, कुछ लोग मिलते थे उन्हें मारने लग जाते थे, तो वहाँ पे कुछ भी सेफ़ नहीं था। तो आकाश आदित्य को बोलता है कि क्यों ना हम एंगेजमेंट तो हमने कर लिया बट शादी के लिए थोड़ी सी पोस्टपोन कर लेते हैं आगे। एक बार ये या तो दंगे फसाद रुक जाए या तो मेरा एक बार ट्रांसफ़र हो जाए, मेरा कहीं और ट्रांसफ़र हो जाएगा, हम तब आराम से शादी कर लेंगे। वेल आदित्य भी ये पूरी सिचुएशन समझती थी तो वो बोलती है कि हाँ ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपका जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तब हम आराम से मैरिज कर सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। वेल थोड़े दिनों में ऐसा ही होता है। आकाश का प्रमोशन भी हो जाता है और उसका ट्रांसफ़र भी हो जाता है एंड ट्रांसफ़र भी और कहीं नहीं बल्कि असम में ही होता है। तो अब आकाश और आदित्य दोनों असम में है एंड दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अब इनकी शादी होने वाली है फाइनली। अब आकाश का प्रमोशन हुआ है तो जो कंपनी होती है वो आकाश को एक फ्लैट देती है। वहीं पे ही आकाश रोज़ आता था, रहता था और वहीं से अपने ऑफिस जाया करता था। तो आकाश का नॉर्मल रूटीन यही होता है कि सुबह उठना है, फ्लैट में ही अपने खाना खुद बनाना है, उसके बाद ऑफिस जाना है। ऑफिस से फिर बहुत बार ऐसा होता था कि वो वहीं से खाना खाकर आ जाता था क्योंकि फ्लैट में अकेला है तो ऑब्वियसली खुद बनाना पड़ता है, जो कि आकाश के लिए एक झंझट थी बहुत बड़ी। तो वो ऑफिस से ही खाकर आ जाया करता था एंड जब ऑफिस से खाकर आता था वो हमेशा आदित्य से ऐसे कॉल पे बात करता था। जब फ्लैट में पहुंचता था, फ्रेशन अप होता था, थोड़ी और बातें करता था, थोड़ा जो उसका खुद का पर्सनल काम होता था वो करता था एंड देन सो जाता था। ये आकाश का रोज का रूटीन होता था। और वो जो फ्लैट में डिफरेंट रूम्स होते हैं उसमें भी उसके कलीग्स ही होते हैं सारे ऑफिस के ही, तो मतलब कभी उनसे बातें कर ली, पार्टी कर ली, ये सब ही चलता रहता था। तो अब एक दिन क्या होता है, नॉर्मली आकाश अपने ऑफिस से वापस आ रहा होता है और जैसे वो घर पहुँचता है वो आदित्य से कॉल पे ही लगा होता है। तो इन लोगों ने डिसाइड किया होता है कि अच्छा ठीक है, अगले दिन मतलब अगली सुबह आकाश अब आदित्य के घर जाएगा, वहाँ पे उसे कुछ काम था वो निपटा के फिर वापस फ्लैट आ जाएगा। तो आकाश अपने फ्लैट पहुँचता है, वो गेट खोलता है, ठीक है, सब कुछ खाना वाना उसने पहले ही खा लिया है तो बस अब पैकिंग करना चालू करता है क्योंकि सुबह उसे जाना होता है। सब कुछ जब वो पैक कर रहा होता है तो उसे याद आता है कि उसने सुबह कुछ कपड़े धोए थे जो कि बाहर बालकनी में सूख रहे हैं। तो आकाश जाता है, बालकनी से सारे कपड़े निकाल के वापस पैक करने लगता है कि उसे याद आता है कि वहाँ पे उसका एक कपड़ा है जो कि मिसिंग है। वो फिर से जाता है बालकनी में, यहाँ वहाँ देखता है कपड़ा उसका कहीं पे भी नहीं मिलता। तब उसे लगता है कि शायद हवा का झोंका आया होगा और वो कपड़ा उड़ गया होगा। तो आकाश वो चीज़ें अवॉइड करता है, इग्नोर करता है कि ठीक है कोई बात नहीं, एंड अपना पैक वैक करके फिर आदित्य के पास चला जाता है। सुबह वो आदित्य के घर में जाता है, शाम को जो पूरा काम होता है वो निपटा के शाम को वापस अपने यहाँ आ जाता है। अब आकाश जब शाम को अपने फ्लैट में आता है वो नॉर्मली ताला खोल रहा होता है कि वो ऐसे नीचे देखता है तो नीचे उसको कुछ अजीब सा दिखता है। वो उस चीज़ को उठा के देखता है तो वो आटे का कुछ डॉल टाइप बनी होती है जिसमें बहुत सारी पिन्स चुभाई होती है अलग अलग जगह। और आकाश जब वो और ध्यान से देखता है तो उस डॉल में ना एक कपड़ा होता है, एक कपड़े का छोटा सा टुकड़ा होता है और वो जो टुकड़ा होता है वो और कोई नहीं, आकाश का वही कपड़ा जो कि सुबह मिसिंग था उसी का टुकड़ा होता है। वेल आकाश ये देख के काफ़ी डर जाता है और उसे काफ़ी वियर्ड भी लगता है।
आकाश जो उसके रूममेट्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, उन्हें बुलाता है। सब वहाँ पर आ जाते हैं और सब देख रहे हैं उसको एक एक करके। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये चीज़ क्या है और इसमें पिंस क्यों ऐसी चुभी हुई है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको जब कुछ समझ नहीं आता तो सब यही सोचते हैं कि क्यों ना हम इसको जला देते हैं, समझ तो आ नहीं रहा क्या है, एक बार जला देंगे सब ठीक हो जाएगा। सब यही करते हैं, उसको रखते हैं, उसमें आग लगाते हैं, वो पूरी जल जाती है एंड देन सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं लाइक कुछ हुआ ही ना हो। बट अगले ही दिन से आकाश के साथ बहुत सारी चीज़ें अजीब सी होने लग जाती है। तो अब रात का टाइम है, ये सारे दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ ऑर्डर करा है और खा रहे हैं। आकाश ने जैसे ही अपनी फर्स्ट बाइट ली, उसके हाथों में चावल कम और कोई बाल बहुत ज़्यादा थे, कोई सफ़ेद रंग के ऐसे लंबे से बाल थे जो कि अभी तक नहीं थे। आकाश ने पूरा ऐसे हाथ में लिया है वो चीज़, तब उसके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन जैसे वो खाने लगा उसके हाथ में पूरे बाल ही बाल है। ये चीज़ देख के आकाश बहुत ज़्यादा डर गया कि ये कैसे हो सकता है, इतने सारे बाल, और वो सिर्फ आकाश की थाली में थे, बाकी किसी की थाली में नहीं थे। ठीक है, इसको हम कोइंसिडेंस समझ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देख के खाना वाना तो सब साइड कर देते हैं, कोई उस दिन कुछ नहीं खाता। एंड अगले दिन क्या होता है कि फिर जब रात होती है तो आकाश को ना बड़ा अजीब सा फील होता है, जैसे कि उसके शरीर में बहुत पेन सी हो रही होती है और उसे बड़ा अनईजी सा फील हो रहा होता है। कि तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने तो उसके राइट पैर में कुछ पिन चुभाई है और उसे बहुत जोर का पेन होता है। तो ऐसे अपना पाँव उठा के देखता है और वो देखता है कि वहाँ पे ना कुछ लाल कलर का स्पॉट बन गया है जो कि अब धीरे धीरे ब्लैक हो रहा है। एंड जब तक आकाश कुछ समझ पाता, वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड निकलना शुरू हो गया था। आकाश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि एकदम से क्या हुआ। कि तभी आकाश को फिर से फील होता है कि किसी ने तो उसके लेफ़्ट पैर में भी पिन चुभाई है। जैसे वो अपना लेफ़्ट पैर उठा के देखता है, सेम उससे भी ब्लड निकल रहा होता है। इससे पहले आकाश कुछ समझ पाए, वो जल्दी से अपना फ़ोन उठाता है और अपने सारे दोस्तों को मिला के बोलता है जल्दी आ जाओ, मेरे ब्लड निकल रहा है, सब आ जाओ। तो जितने उसके कलीग्स होते हैं सारे भागे भागे उसके रूम में आते हैं। जैसे उसके रूम पर आते हैं, वो जो ब्लड होता है वो पूरा गायब हो गया होता है। लाइक जैसे कि मानो वहाँ पे कुछ था ही नहीं, उसके पैर में कुछ हुआ ही नहीं है। दर्द आकाश को अभी भी हो रही है, बट वो कुछ समझा ही नहीं पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। सारे कलीग्स आते हैं, वो पूछते हैं कि भाई तू ठीक है, क्या हुआ? तो पूरा बताता है कि ब्लड ये सब, लेकिन किसी को समझ नहीं आता है कि भाई दिख तो कुछ नहीं रहा। आकाश बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम सब मेरे साथ यहाँ पर सो जाओ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है और डर लग रहा है, बाकी कल सुबह देखेंगे। ऐसे ही होता है, सारे जितने भी दोस्त होते हैं उसके साथ ही सो जाते हैं वहाँ पर। आकाश अदिति को कुछ नहीं बताता क्योंकि फालतू में वो भी परेशान हो जाएगी, तो अदिति को कुछ नहीं बताता और ऐसे ही ये रात निकल जाती है। जैसे ही सुबह होती है, सब अपने काम में फिर लग जाते हैं, तैयार हो रहे हैं, सब फ्रेशन अप हो रहे हैं कि तभी आकाश एकदम से बेहोश हो जाता है। और जैसे ही वो बेहोश होता है, वो बहुत ज़ोर से ज़मीन पे गिरता है। जैसे ही वो गिरता है, सब फिर से कलीग्स आ जाते हैं, सब देखते हैं कि इसको क्या हो गया। आकाश एकदम बेहोश है, वो उठ ही नहीं रहा, उसे बहुत उठाने की कोशिश कर रहा है, वो उठ नहीं पा रहा। तो कलीग्स जल्दी से उसका फ़ोन लेते हैं और जो लास्ट डायल होता है वो अदिति का नंबर होता है। सब अदिति को कॉल मिलाकर बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हो चुका है, आप कुछ करें, आप जल्दी से आओ, इसे हम अकेला नहीं छोड़ सकते। इसके बाद वो आकाश के घर में भी कॉल मिलाते हैं उसके मॉम डैड को, और उन्हें भी बताते हैं कि आपका बेटे के साथ ऐसा हो गया, कल इसके साथ ऐसा हो रहा था, कुछ सही नहीं हो रहा, तो आप हो सके तो जल्दी आ जाओ। बट जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आकाश मणिपुर में रहता है और मणिपुर में उस टाइम बहुत दंगे फसाद हो रहे थे, तो किसी का भी बाहर निकलना इतना ईजी नहीं था। बाहर निकलना, आकाश को वहाँ से लेकर आना, ये इतना ईजी नहीं था। तो एंडिंग में ये डिसाइड होता है कि आकाश को अदिति के घर ले जाया जाए, और वहाँ पे अदिति की पूरी जॉइंट फैमिली थी, उसके साथ उनके बहुत सारे रिश्तेदार वहीं पे रहा करते थे। तो ऐसा था कि जितनी बड़ी फैमिली है उतने ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखा जाएगा आकाश का। तो सब ऐसे करते हैं, आकाश को अदिति के घर ले जाते हैं। घर ले जाने जैसे ही लगते हैं तब आकाश को होश आ जाता है, और आकाश ऐसे एकदम होश में आ जाता है जैसे कि क्या हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। ये देख के उसके दोस्त भी थोड़े से घबरा जाते हैं कि अभी तो ये लड़का बेहोश पड़ा हुआ था और अभी उठ के बोल रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं तो एकदम ठीक हूँ। उसे वो पूरा बताते हैं कि भाई तू बेहोश हो गया था, इतने टाइम से बेहोश था। तो जब आकाश को ये पता चलता है, उसे भी बड़ा धक्का सा लगता है, अजीब सा लगता है। आकाश बोलता है अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं, जो डिसाइड हुआ है वही करते हैं, मैं अदिति के घर चला जाता हूँ। एंड आकाश आदित्य के घर चला जाता है। अब आदित्य के घर में भी काफ़ी टेंशन थी, एक तो होने वाले दामाद जी आ रहे हैं और वो इस हालत में आ रहे हैं, तो सब काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड थे। जब आकाश आता है तो सब देखते हैं कि आकाश तो एकदम सही है, उसकी हालत तो एकदम ठीक है। तो आकाश आया है, वहाँ पे बैठा हुआ है, उसके साथ सब बैठे हुए हैं जितने भी आदित्य के रिश्तेदार थे, और नॉर्मली ये सब चाय पी रहे होते हैं। तो आकाश ना इस टाइप से बैठा होता है, उसके पैर इस साइड, इस डायरेक्शन में होते हैं, राइट डायरेक्शन में, और इसी साइड आदित्य भी खड़ी होती है। तो आकाश ऐसे नॉर्मली चाय पी रहा है और बातें कर रहा है कि आदित्य नोटिस करती है कि आकाश के जो पैर है
उसमें से वापस से खून निकलना चालू हो गया। और वो ऐसा नहीं है कि थोड़ा बहुत खून निकल रहा है, वो बहुत ज़्यादा निकल रहा होता है। और ये देख के अदिति बहुत जोर से चिल्ला देती है। आकाश जैसे ही अदिति को देखता है उसे एकदम फिर से ऐसा फील होता है कि जैसे उसे किसी ने बहुत जोर से पिन चुभाई हो। और जैसे आकाश को ये फील होता है, आकाश एकदम मतलब चिल्ला देता है कि एकदम दर्द में है और वो बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है। ये देख के सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अदिति की फैमिली ये डिसाइड करती है कि जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाए। तो उनका एक फैमिली डॉक्टर होता है, उसे जल्दी से बुलाते हैं। वो आता है, वो आकाश का पूरा चेकअप करता है और उसे समझ नहीं आता कि ये एकदम से क्या हुआ, ये पैर में एकदम ब्लैक स्पॉट बन जाना, जबकि बीमारी तो कोई है ही नहीं। तो वो भी यही बोलता है कि मुझे ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हो रहा है, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एक बार फुल बॉडी चेकअप करा लें कल। और इसी के साथ जो डॉक्टर होता है वो एक मौलवी साहब को भी जानता था और उसी ने रिकमेंड किया होता है कि मैं एक मौलवी साहब को जानता हूँ, तो आप हो सके तो एक बार वहाँ पे भी होकर आ जाएं, क्योंकि ये कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा मुझको। तो अच्छा ही होगा अगर आप वहाँ होकर आओगे तो। ये बोलकर डॉक्टर चला जाता है। अब रात का समय हो गया। अदिति का जो छोटा भाई है वो आकाश के साथ एक रूम में सो रहा है। तो अब काफ़ी रात हो गई होती है। अदिति का भाई ना लेकिन सोया नहीं होता, क्योंकि उसे ना कहीं डर यही रहता है कि कहीं कुछ आकाश को हो ना जाए और मैं उसके साथ सोया हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसका ख्याल रखना। ये सब उसके माइंड में यही सब चल रहा होता है, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी भी एकदम से आंख लग जाती है। आंख लगे अभी मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे कि एकदम से सबको आवाज़ सुनाई देती है आकाश के चिल्लाने की। आकाश बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जैसे आदित्य के छोटे भाई की आंख खुलती है, वो देखता है कि आकाश ज़मीन में पड़ा हुआ है और वो ऐसे हिल रहा है और वो पूरा बेहोश है और बस ऐसे अजीब तरीके से हिल रहा है। कैसे कैसे करके सब आते हैं, उस पर पानी छिड़कते हैं, उसे बिठाते हैं और उसे होश पे लाते हैं। जैसे आकाश होश में लाता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, मुझे क्या हुआ, और किसी के पास भी उसका आंसर नहीं होता है। और इस इंसिडेंट के बाद सब के सब आकाश को अगले ही दिन मौलवी जी के पास ले जाते हैं। जैसे ही वहाँ लेकर जाते हैं, मौलवी जी पूरा आकाश के मतलब अच्छे से समझते हैं कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है। और फिर वो बताते हैं कि किसी ने ना आपके ऊपर बहुत बहुत ताकतवर और बहुत बुरा काला जादू करा हुआ है और वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि उसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मौलवी जी बताते हैं कि उनके बस की तो नहीं है, बट एक है जो उन्हें ठीक कर सकते हैं और वो बिहार में रहते हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो आकाश और उसके साथ जो भी होते हैं वो सब बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, हम बिहार चले जाएंगे, कोई बात नहीं, हम जल्दी जाएंगे। मौलवी जी आकाश को बोलते हैं कि जल्दी नहीं, बहुत जल्दी जाना पड़ेगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब आपको डॉल मिली थी तो वो पिन कहाँ कहाँ चुभी थी? आकाश को इतने ध्यान से याद नहीं रहता, बट वो बताता है कि उसके 2 पैर में थी, एक शायद हाथ में थी, एक ऐसे छाती में थी और एक सर में थी। मौलवी जी बताते हैं कि देखो, जो 2 पिन थी वो तो तुम्हें चुभ चुकी है दोनों पैरों में, और हाथ और चेस्ट बची है। अगर वो पिन आपके सर तक आ गई तो आपकी डेथ होना पक्की बात है। और मौलवी जी जैसे ये बताते हैं कि अगर वो पिन आपके सर तक पहुंच गई तो आपकी डेथ पक्का है। ये सुनते ही सब एकदम शॉक हो जाते हैं। अदिति तो रोना चालू कर देती है और आकाश अब सबको चुप करा रहा है कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, देखते हैं क्या होता है। अब सब जैसे ही वहाँ से जा रहे होते हैं, मौलवी जी जो अदिति के छोटे भाई होते हैं उन्हें बुलाते हैं और उनको एक मंत्र बताते हैं और बोलते हैं जब भी इनके साथ ऐसा कुछ हो तो ये मंत्र पढ़ लेना, इनकी रक्षा होगी। वो बोलते हैं ठीक है, ऐसा कर लेंगे। अब ये सब अपने घर की तरफ जा रहे हैं और कार में ही बुकिंग कर रहे हैं फ़्लाइट की कि बिहार जल्दी से पहुंचना है, तो सबकी बुक कर रहे हैं। अब जैसे घर पहुंचते हैं, ये घर में लिटरली इन्होंने एंटर ही किया है कि आकाश को फिर से दर्द होती है। इस बार उसको बाजू में होती है, अपने राइट हैंड में, और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है। और सेम वैसे ही उसके राइट हैंड में हुआ होता है, डार्क सा स्पॉट बन गया होता है जिससे खून निकल रहा होता है। और आकाश वापस धीरे धीरे ऐसे बेहोश होने लगता है कि तभी जाते हैं और उसके कान में वही मंत्र बोलते हैं जो उसे मौलवी ने बताया होता है। जैसे ही बोलते हैं, आकाश को ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी उसके अंदर आ गई हो, वो फिर से थोड़ा ठीक होने लग गया है। वो बेहोश नहीं हुआ है इस बार, और जो उसका ब्लड गिर रहा है वो भी अब ठीक हो चुका है। सबको लगता है कि अच्छा ठीक है, हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, हम जल्दी से बिहार पहुंच जाएंगे। सब थोड़े से खुश होते हैं कि फाइनली हमारे पास कुछ है जिससे हम सामने वाली ताकत से लड़ सके। बट सबकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाली थी। आधा ही घंटा हुआ होता है कि आकाश को फिर से एक बार दर्द होता है, और इस बार होता है उसको उसके लेफ़्ट हैंड में। और ये दर्द अभी तक का सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है। आकाश चिल्लाए जा रहा है, उसका खून बहे जा रहा है। अदिति का भाई फिर आता है और वो जैसे वो सब बोले जा रहा है, आकाश का दर्द और बढ़े जा रहा है। वो मंत्र से उसका दर्द कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है। सबको ये चीज़ें समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है। सब मौलवी जी को फिर से पूछते हैं कि मौलवी जी, हम वो मंत्र बोल रहे हैं लेकिन दर्द और बढ़ रहा है, तो क्या करें?
मौलवी जी बताते हैं कि शायद जो दूसरी ताकत है उसे पता चल चुका है कि तुमने ये मंत्र पढ़ा है और तुमने मेरी मदद ली है, और वो अब अपनी और ताकत लगा रही है। तो अब ये मंत्र किसी काम का नहीं है, आप बस जल्दी से हो सके तो उस तांत्रिक के पास जाएं जिनका मैंने आपको बताया है, वही अब आपकी रक्षा करेंगे। वेल ऐसा ही होता है। ये सब गाड़ी में बैठते हैं, इन्होंने जो अभी अवेलेबल होती है वही फ़्लाइट बुक कर दी होती है, तो बस ये घर आते हैं जल्दी से अपनी पैक वैक करके, और अब गाड़ी लेके निकल गए एयरपोर्ट में। जैसे ही एयरपोर्ट में जा रहे हैं, ये उस तांत्रिक को भी कॉल मिला देते हैं, जो मौलवी जी ने उनका नंबर दिया ही होता है, उसे वो पूरा मतलब कॉल पे समझा देते हैं ऐसा ऐसा हो रहा है। और वो तांत्रिक इन्हें बोलता है कि जो फ़ोन है वो आकाश को दो। आकाश ने वो फ़ोन अपने कान में लगाया और तांत्रिक फ़ोन में ही मंत्र बोले जा रहे हैं ताकि आकाश को अब कोई हर्ट ना कर सके। तो कार में जितना भी ये ट्रैवल करते हैं, पूरे ट्रैवल में आकाश ने अपने कान में वो फ़ोन लगाया हुआ है और तांत्रिक वहाँ से मंत्र बोले जा रहे हैं। बट अब ये एरोप्लेन में आ गए। एरोप्लेन में फ़ोन ऐसे करना अलाउड नहीं होता, तो सब एरोप्लेन मोड में डाल के अपना फ़ोन रख देते हैं। और अब सब एरोप्लेन में बैठकर बस यही प्रे कर रहे होते हैं कि कैसे तो करके वहाँ तक पहुँच जाए, हम तांत्रिक तक पहुँच जाएं सही सलामत, और कुछ ना हो। और एरोप्लेन में ही आकाश को फिर से पेन होती है, और इस बार होती है उसके चेस्ट में। वेल जैसा कि मौलवी जी ने बताया था, पहले आपके लेग्स में पेन होगी, फिर हैंड में, फिर चेस्ट में, एंड जो फाइनल होगा वो होगा आपके सर पे। चेस्ट में बहुत पेन हो रही है, खून निकल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आकाश ना यहाँ पे चिल्ला नहीं रहा। सबको पता है कि अगर यहाँ पे आकाश चिल्लाएगा तो प्लेन वहीं रुक जाएगा, सब आएंगे, मेडिकल इमरजेंसी ये सब होगा, और आकाश को ऐसे जाने नहीं देंगे। आकाश वो नहीं चाहता था। आकाश चाहता था कि बस कैसे तो करके मैं तांत्रिक तक पहुँच जाऊँ। तो आकाश ना वो पेन को इंड्योर कर रहा है, वो चिल्ला नहीं रहा, लेकिन बहुत खून बह चुका था। आकाश की काफ़ी बुरी हालत हो चुकी थी। आकाश को कैसे तो करके एयरपोर्ट से बाहर लाया जाता है। सब उसके साथ जितने भी होते हैं सब उसे पकड़ रहे हैं और उसको लेके जा रहे हैं। एंड लकीली जो तांत्रिक का घर होता है वो एयरपोर्ट से ज़्यादा दूर नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ थी, जितने भी आकाश को लेकर आए थे वो सारे अदिति के भाई या मतलब डैड, मतलब सारे मर्द थे, और जितने भी वहाँ पर औरतें थी वो अदिति के घर में ही थी। अदिति वहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही थी, उससे सब शांत करा रहे थे। आकाश ने पहले अदिति को बोल दिया था कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो प्लीज़ तुम अपनी ज़िंदगी तबाह मत करना, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी तबाह करो, तुम प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को अच्छे से कंटिन्यू करना आगे, और मतलब खुश रहना। अदिति बहुत ज़्यादा रो रही थी उस टाइम पे, ये सब सोच कर कि ये क्या हो गया, कहाँ हम अभी 2 दिन पहले इतना सब सोच रहे थे, शादी होगी, ये करेंगे, हम अपनी क्या फ्यूचर प्लानिंग कर रहे थे, और ये क्या हो गया। जैसे ही ये सब हो रहा होता है तो वहाँ पे ना आकाश की एक फ्रेम होती है, जो मतलब अदिति और आकाश की ऐसे फ्रेम लगी हुई है, और अदिति नोटिस करती है कि आकाश के यहाँ से खून निकलने लग जाता है उस फ्रेम में। पहले तो अदिति को देख के बहुत गुस्सा करती है, वो अपनी दादी को सुनाती है कि ऐसे कौन तिलक लगाता है यहाँ पर, देखो वो ऐसे पूरा बह रहा है नाक तक। दादी जी बोलती है कि बेटा वो तिलक नहीं है, मैंने तो किसी को तिलक लगाया ही नहीं। जब ध्यान से सब देखते हैं तो फ्रेम जो शीशे का होता है ना, शीशे के बाहर कुछ नहीं होता, बल्कि शीशे के अंदर से आकाश के यहाँ से खून निकल रहा होता है। ये देखकर अदिति बहुत रोती है। सबको आइडिया हो जाता है कि अब जो नेक्स्ट जो पिन चुभने वाली है वो आकाश के सर पे चुभने वाली है। सब बस भगवान के आगे बैठ के प्रे कर रहे हैं कि प्लीज़ भगवान आकाश को कुछ ना हो, प्लीज़ उसे बचा लेना प्लीज़। वेल यहाँ ये सब चल रहा है, और वहीं दूसरी साइड आकाश बहुत अनकॉन्शियस सी हालत हो जाती है उसकी, क्योंकि पूरा खून निकल रहा होता है उसका भी यहाँ चेस्ट से। तो सब उसे ऐसे पकड़ के लेके जा रहे हैं, एंड लकीली वो तांत्रिक तक पहुँच जाते हैं। जैसे ही तांत्रिक के घर पे पहुँचते हैं, तांत्रिक उसे अंदर बुलाता है। वेल तांत्रिक जी उसे जैसे ही अंदर बुलाते हैं, आकाश बहुत बुरी हालत में होता है। तांत्रिक जी उसे बिठाते हैं और सबको बोलते हैं कि हमें जल्दी से एक रिचुअल करना है, जल्दी से सारे यहाँ बैठ जाओ। सबके हाथ में वो कुछ तो देते हैं और बोलते हैं जब तक मैं ये रिचुअल ख़त्म नहीं करूँगा तुम इससे छोड़ना मत, तुम बस इसे पकड़े रखना। वेल तांत्रिक जी वहाँ पे जो भी होता है वो रिचुअल पूरा करते हैं, एंड करीबन आधे 1 घंटे बाद जब ये रिचुअल ख़त्म होता है तब तांत्रिक जी बताते हैं कि फाइनली आकाश अब सेफ़ है, अब उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। आकाश भी अब थोड़ा मतलब एनर्जेटिक फील कर रहा है, जो कि अभी तक यहाँ से पूरा खून निकल रहा था, अभी अनकॉन्शियस हालत में था, वो अब पूरा होश में आ चुका है। उसकी जितना भी ब्लड निकल रहा था वो बंद हो चुका है निकलना, और अब आकाश थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। तांत्रिक जी बताते हैं कि आकाश के साथ ये जो भी हुआ है वो उसके किसी करीबी ने करा है। वो जो भी था वो आकाश से बहुत ज़्यादा जलता था। आकाश की अभी ट्रांसफ़र हुई थी, उसकी प्रमोशन हो गई थी, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने वाला था, उसकी शादी होने वाली थी, और इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा जल रहे थे। वह आकाश पूछता है कि कौन था, तो तांत्रिक जी बताने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं मैं देखो ये तो नहीं बताऊंगा कि कौन था,
बट जो भी था उसके साथ बहुत जल्द कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और आकाश को वो एक चीज़ और बताते हैं कि जब तुमने उस गुड़िया को जलाया था ना, जो तुम्हें मिली थी वो आटे की, तुम्हें वो पिन निकाल देनी चाहिए थी, उसके बाद जलाना चाहिए था, तो यहाँ तुम्हारी गलती थी। थोड़ी देर में सब वहाँ से उठ जाते हैं। आकाश अब बहुत अच्छा फील कर रहा है, मतलब अब उसे बिल्कुल नेगेटिव फील नहीं हो रहा। अब उसे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई मेरे को पकड़ के रखा है, कोई मुझे पिन चुबा रहा है या कुछ भी। आकाश वापस बहुत अच्छा फील कर रहा है। तो अब सब तांत्रिक को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं, बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं कि जो भी हुआ आपकी वजह से हुआ, आप नहीं होते तो शायद आज आकाश जिंदा नहीं होता, शायद कुछ भी हो सकता था। तो सब बहुत ज़्यादा थैंकफुल होते हैं और ऐसा करके फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब जब वहाँ से वो चले जाते हैं, कुछ महीनों में ही आकाश की और आदित्य की शादी हो जाती है एंड इस टाइम पर उनके 2 बच्चे हैं। जब आकाश की ये शादी हो रही थी उस टाइम पे आकाश को एक न्यूज़ मिलती है कि आकाश के मामा की जो बेटी है उसकी डेथ हो जाती है सडन, एक अननोन रीज़न से ही उसकी डेथ हो गई थी, जिसका आज तक किसी को पता नहीं चला क्यों कैसे, किसी को नहीं पता। और आज तक जो आकाश के मामा हैं वो आकाश को ब्लेम करते हैं कि मेरी बेटी की डेथ तेरी वजह से हुई है। तो कहीं ना कहीं सबको पता चल चुका है कि वो जो किया था वो ब्लैक मैजिक वो किसने करा था, क्योंकि तांत्रिक ने क्लियरली बताया था कि आने वाले टाइम में जिसने तुम पर ये सब किया है ना उसके साथ बहुत बुरा होगा। तो अब आकाश और उसकी पूरी फैमिली, इवन आदित्य, कोई भी उस मामा से बात नहीं करता, सब उससे बहुत दूर रह रहे हैं और बस खुश हैं अब अपनी ज़िंदगी में। तो ये थी गाइस आकाश की स्टोरी। और जो आदित्य है वो रिया की रियल आंटी है। तो यहाँ पे हमने थोड़े से रिलेशन चेंज कर दिया क्योंकि रिया ने हमसे रिक्वेस्ट करा था कि उसके रिलेशंस एंड नेम सब कुछ चेंज कर दिया जाए, तो यहाँ पे हमने सब कुछ चेंज कर दिया है। बट ये थी गाइस आज की स्टोरी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो एंड बी केयरफुल गाइस, ये ब्लैक मैजिक एंड ऑल ये बहुत ज़्यादा होता है। बंगाल में तो आप सबको पता ही है कितना होता है एंड दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट आप कहीं नॉर्मल जा रहे हो तो चौराहे पे आपको एक थाली दिखी मिलेगी, कुछ नींबू मिले होंगे, कुछ ऐसा, उस पर फूल वूल ये सब पड़े होंगे, आप सब ने देखे होंगे कहीं ना कहीं। तो उन सबको कभी क्रॉस मत करना, उन सबको बस देखा है तो दूर से चले जाना, उन्हें पॉइंट भी मत करना। जैसे अपने दोस्त के साथ जा रहे होते हैं तो कहते हैं कि जैसे ऐसी कुछ चीज़ें रखी है तो ऐसे दोस्त को भी नहीं दिखा, देख वो ऐसा कुछ रखा है, देख ये देख। अगर तुम्हें दिखा है चुपचाप अपने दोस्त का हाथ पकड़ो और उसे बोलो अरे यहाँ अच्छा नहीं है, वहाँ से चलते हैं, या बस साइड से चले जाओ, उसे क्रॉस मत करो। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बोलते हैं कि करनी होती है अगर आपको ऐसी चीज़ें दिख जाए तो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच रिया फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी एंड थैंक यू SRP फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म जहाँ मैं इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने ये स्टोरी सुना सकूँ। तो या अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम में हम और भी कोलैब ऐसे करेंगे और आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज लाते रहेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय and take care. Well guys, thank you so much for watching this video with me and again thank you to Akshay. मैंने उसके चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, so please go him some love. वो भी हॉरर स्टोरीज बनाता है, so I think it is just more content for you guys. But yeah, and again अगर आपको अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है then please send them to me on my Gmail account. Well with that I hope that you guys are happy and I will see you next week guys. Bye bye.